सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सबसे पहले हम देखते हैं कि गुड्स क्या होते हैं। गुड्स वैसे देखो तो एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, पर वो मनी नहीं होता। तो द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 प्राइमरीली डील्स विद द लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्निंग द स्टेट ऑफ गुड्स इन इंडिया। इसका बैकग्राउंड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम इसकी डेफिनेशंस देखते हैं। प्राइस बेसिकली जो मनी कंसिडरेशन फॉर अ सेल ऑफ गुड्स होता है। प्रॉपर्टी जनरल प्रॉपर्टी गुड्स में भी हो सकती है, कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। क्वालिटी ऑफ गुड्स इंक्लूड करता है उसका स्टेट, वो कैसे है, उसके उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं एक पर्टिकुलर गुड की। सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल गुड्स। गुड्स की डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट होती है, इसमें थोड़ी है। वैसे अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन हो उसमें अगर आप एक दो लाइन गुड्स की डेफिनेशन डालो तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। स्पेसिफिक गुड्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक गुड्स मीन्स गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम अ कंट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। A contract of sale of goods is a contract whereby the seller transfer or agrees to transfer the property and goods to a buyer for a price. जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एब्सोल्यूट भी हो सकता है और कंडीशनल भी। ज़रूरी नहीं कि कंडीशंस इम्पोज करा जाए तभी वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो, बिना कंडीशंस के भी एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो सकता है। An agreement to sell between a sale when the time elapsed or the conditions are fulfilled, subject to which the property in the goods is to be transferred. इसमें आप ये देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। किसी भी क्वेश्चन में अगर आप सिर्फ ये भी लिख दो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, और साथ में ईयर 1872। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म होता है असेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये बेसिकली 15 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला एक एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का क्या होता है कि वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट फुलफिल ऑल द एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर 10 ऑफ कंपनीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो उसके अंदर सबसे पहले वो लॉफुली ऑफर्ड होना चाहिए बाय वन पार्टी, लीगल कंसिडरेशन होनी चाहिए उनमें, कॉम्पिटेंस होने चाहिए पार्टीज़ के बीच, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और लॉफुल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए बाय अदर पार्टी। सेकेंड एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, देयर मस्ट बी टू पार्टीज़, एक बायर एक सेलर। सेलर हमें भी पता है एटलीस्ट वो होता है वन हु हैज़ द राइट टू ट्रांसफ़र दी ओनरशिप राइट, और बायर जिसके ऊपर ट्रांसफर ओनरशिप की राइट्स ट्रांसफ़र होती है। हमने शुरू में बात की थी गुड्स ज़रूरी नहीं कि सिर्फ गुड्स ही हो या कोई स्पेसिफाइड गुड्स भी हो, वो एक प्रॉपर्टी भी हो सकती है। बट कुछ सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे सेम पर्सन शैल बी द सेलर और द बायर। जैसे हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, व्हेन गुड्स आर ओन्ड जॉइंटली वन पार्ट ओनर कैन सेल हिज शेयर टू द अदर ओनर। और ऑक्शन के सेल में ये एक चैप्टर भी है जो हम आगे करेंगे। द ओनर कैन ऑल्सो बिड एंड बाय हिज ओन गुड्स। अब हम थर्ड एसेंशियल डिस्कस करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। Until and unless the ownership right of the goods are transferred by the seller to the buyer, it does not become a contract of sale of goods. Transfer of property, that is transfer of ownership rights in the good from the seller to the buyer, is essence of contract. जब तक ओनरशिप राइट ऑफ गुड ट्रांसफ़र नहीं करती फ्रॉम द सेलर टू द बायर, उसको तब तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट हम नहीं कह सकते। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में टेक प्लेस जब अमाउंट हो व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट्स टू सेल, और अ फ्यूचर टाइम व्हेन इट इज़ कॉल्ड एन एग्रीमेंट टू सेल। अंडर सेक्शन इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मेन क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है और अगर कोई केसेस होते हैं उसके अंदर आप सेक्शंस को याद कर सकते हैं, वरना हर जगह सेक्शंस को याद करना इरेलेवेंट होता है।
फोर्थ एसेंशियल होता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज गुड्स अंडर सेक्शन 2 ऑफ सोगा एक्ट। सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। Goods mean every kind of immovable property, movable property other than actionable claim and money, and it includes stock and share। और ये बहुत लंबी डेफिनेशन है, इसको आप क्रॉप करके बस क्लेम्स एंड मनी तक कर सकते हो, और इसके बाद खुद की डेफिनेशन लाइक जो आपको समझ आता है एज गुड्स की क्या होते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। गुड्स आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। गुड्स कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं जो मूवेबल हो, काइंड ऑफ, बट वो मनी इंक्लूड नहीं करेगा, ना कोई एक्शनेबल क्लेम जो कि हम बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, या फिर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी। इतनी इजी डेफिनेशन है। गुड्स इमूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, इमूवेबल नहीं होते, ना मनी होते, ना कोई एक्शनेबल क्लेम। और इसमें फर्दर गुड्स क्या क्या हो सकते हैं? पावर इन शेप ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गुड। वाटर एंड गैस आर ऑल्सो गुड, क्योंकि वो ट्रांसमिट कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, लाइक जो गैस सिलेंडर्स आते हैं, वाटर रनिंग इनटू आवर टैप्स दैट कम्स टू आवर होम। इनफैक्ट इसमें एक और एग्जांपल दिया है कि जो लॉटरी के हम टिकट्स लेते हैं ना, वो भी। अब हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जो कि है प्राइस ऑफ गुड। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंसिडरेशन इज ओनली मनी। Price means the money consideration for a sale of good under section 2 of 10 of the act. When the consideration received by the buyer is not in terms of money, transaction does not amount to contract of sale। ये लाइन खुद ही अंडरस्टूड है। It could be goods exchanged for some other goods and making it a transaction of barter of exchange। अब हम देखते हैं इसके अंदर मोड्स ऑफ फिक्सिंग द प्राइस। प्राइस एक्सप्रेस स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, जो कि फिक्स भी हो सकता है बाय द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ। फिक्स अकॉर्डिंग टू एग्रीड मैनर, जैसे भी उसकी जो भी मैनर है कॉन्ट्रैक्ट की, उस हिसाब से उसको फिक्स किया गया है। डिटरमाइंड बाय कोर्स ऑफ डीलिंग, जब उसकी डीलिंग हो रही थी प्राइस में बी डिटरमाइंड बाय अ कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। इसको और डिटेल में पढ़े तो फॉर एग्जाम्पल, if the buyer has been previously paying to a particular seller the price prevailing on the day of supply, the course of dealing suggests that in subsequent transaction only the prevailing market price will be paid। अगर कोई बायर प्रीवियसली किसी पर्टिकुलर सेलर को प्राइस दे रहा था, या जो भी उनका मैटर था, फॉर पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ गुड्स, बट इन कोर्स ऑफ डीलिंग सजेस्ट दैट द सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन जो अब प्लेस कर रही है वो मार्केट प्राइस पर भी पे करी जा सकती है। सिक्स एसेंशियल होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कुड बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अंडर सेक्शन 5 ऑफ सोगा एक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस वो होता है जो कि आप लिख भी सकते हो और बोल भी सकते हो। इम्प्लाइड सिर्फ वो होता है which is implied from the conduct of the parties or from the circumstances in the case। Definition भी यही है, express which is formed by words spoken or written। A contract of sale could even be formed partially partly by words or partly in writing। और जब हम बात करेंगे इम्प्लाइड की, वो कंडक्ट ऑफ पार्टी से ही फॉर्म होता है। इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स है। ए रोट अ लेटर टू बी ऑफरिंग टू सेल हिज स्टडी टेबल टू बी फॉर ₹2500। इट वाज रिटन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि ए ने लेटर लिखा बी को, वो ऑफर कर रहा है टू सेल हिज स्टडी टेबल, वो एक रिटन में है तो इसलिए वो एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। अब सेकेंड इसके अंदर दिया हुआ है स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन इंस्टॉल्ड ऑन अ स्ट्रीट इम्प्लाइज यू शैल पे ऑन बीइंग वेड। मतलब जब आप उस मशीन को यूज़ कर लो अपना वेट देखने के लिए, तो वो एक्सप्रेस हो रहा है ना कि आपने कुछ एक्टिविटी परफॉर्म की है, तो वो एक्सप्रेस कहलाएगा। सेवेंथ होता है हमारा परफॉर्मेंस बाय पार्टी। इट इज़ अप टू द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल टू डिसाइड अपॉन द परफॉर्मेंस बाय देम। पार्टी में डिसाइड कि उन्होंने डिलीवरी ऑफ पेमेंट कहाँ करनी है, पेमेंट ऑफ प्राइस कैसे होएगी,
पेमेंट ऑफ प्राइस इंस्टॉलमेंट्स में होगी, गुड्स को वो फ्यूचर में पे करें, डिलीवर करेंगे, या फिर वो डिलीवरी ऑफ गुड्स तभी देंगे जब पेमेंट ऑफ प्राइस होगी, जैसे होम डिलीवरी हम कह सकते हैं इन फ्यूचर। परफॉर्मेंस बाय पार्टीज भी एक चैप्टर है अलग से, जो कि हम आगे डिटेल में करेंगे। एक्चुअली ये पूरा ही जो फर्स्ट चैप्टर है एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जितने भी आपने एसेंशियल्स भी देखेंगे आप यही देखोगे आगे जाके खुद एक चैप्टर का फॉर्म ले लेंगे। जैसे परफॉर्मेंस बाय पार्टी ये खुद एक चैप्टर है आगे। और जो भी आप लॉ में अभी पढ़ रहे हो, आगे भी आपके बहुत सारे लॉज आने वाले हैं, तो आप देखते रहना कि कैसी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जो आप इस सेमेस्टर में पढ़ो आपको वो इसी सेमेस्टर में बेनिफिट दे, बट फॉर श्योर वो आपको अगले सेमेस्टर में भी बेनिफिट देगा। और अगर कोई अपना प्रोफेशन बनाना चाहे लॉ को आगे, तो उसमें तो वो उसको फॉर श्योर हेल्प करेगा ही। उसको तो थोड़ा ज़्यादा सीरियस होना चाहिए लॉ पढ़ते हुए। जैसे आपके अभी 6 सेमेस्टर्स हैं, तो सिक्स अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल या फिर एब्सोल्यूट, और एग्रीमेंट टू सेल या फिर कंडीशनल सेल। ये क्वेश्चन वैसे भी इम्पॉर्टेंट है और एक डिफरेंशिएट के टाइप से भी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें क्या होता है ना, कि बच्चे ये तो देखते ही नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है, कंडीशनल सेल क्या है। जो रट्टीफाई वाले होते हैं वो सिर्फ रटते हैं नीचे वाला। और आई रिमेम्बर, मतलब एक बार हुआ था ये किसी के साथ, उसने क्वेश्चन पूरा ठीक लिखा है, मतलब इट वाज फॉर 5 मार्क्स, 15 मार्क्स में नहीं था, तो वो बच गए। अभी जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ना, कॉन्ट्रैक्ट ऊपर लिख दिया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, नीचे उन्होंने लिख दिया सारा एग्रीमेंट टू सेल। तो क्वेश्चन वैसे बस वो ऑपोजिट लिख दिया, वरना जो भी उन्होंने डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन सब डाला था वो सब हुआ था। बस छोटी सी गलती करके रेक्टिफाई करके उनका ख़राब हो गया। तो ये गलती किसी और से ना हो, तो ध्यान रखना। हम सबको पता होता है कि लॉ या फिर कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट है, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स भी बस कुछ डायग्राम्स या फिर फ्लो चार्ट से आप कह सकते हो कि थोड़ा सा कम होता है, वरना सारे भी बस अकाउंट्स को और आगे जैसे स्टार्ट्स होता है, या फिर कोई भी जीएसटी भी पूरा एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ही है। आगे जब आप पढ़ोगे या आपने पहले कभी पढ़े हैं तो आपको पता होगा। तो थ्योरी में वैसे तो आपने रट्टा ही मारना होता है, बट इस रट्टे से थोड़ा बचें। तो कॉन्ट्रैक्ट और सेल, अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द सेलर ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी एंड गुड्स टू द सेलर टू द बायर फॉर अ प्राइस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की हमने डेफिनेशन पहले भी की थी, जहाँ पे सेलर ट्रांसफ़र करता है प्रॉपर्टी एंड गुड्स बायर को किसी प्राइस के लिए। तो बहुत इजी डेफिनेशन है। और एग्रीमेंट टू सेल, जहाँ पे सेलर अग्री करता है कि वो ट्रांसफ़र कर देगा प्रॉपर्टी या फिर प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर इन फ्यूचर। मतलब एग्रीमेंट हुआ है अभी, अभी सिर्फ बात हुई है कि वो अग्री कर गया है कि आगे मैं सेल करूँगा, पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की हो गया है और आपको वो करना ही पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का नेचर क्या होता है, वो एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे बोथ पार्टीज हैव परफॉर्म्ड। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेलर ने दे दिया और बायर ने कर लिया, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया, वो एग्जीक्यूटेड है। और एग्रीमेंट में एग्जीक्यूटरी अभी हुएगा। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ट्रांसफ़र होगी। और एग्रीमेंट में ट्रांसफ़र होएगा, अभी सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है, सिर्फ पहले वर्ड से एग्रीमेंट टू सेल, इससे याद रखो। रिस्क ऑफ लॉस इसमें बायर का होता है, क्योंकि अभी उसके पास ट्रांसफ़र होनी है प्रॉपर्टी, तो उसको नहीं पता कि कैसी आएगी कैसी नहीं आएगी। और एग्रीमेंट में जब तक बायर तक चीज़ नहीं पहुंच जाती, तब तक सेलर के पास होता है उसका सारा जो भी हिसाब करना होता है। ब्रीच बाय बायर, अगर बायर कोई भी कमिट कर दे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देन सेलर कैन स्यू हिम फॉर द प्राइस। मतलब अगर बायर से कोई भी गलती हो, या मतलब जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट है, अगर बायर कल को बोल दे कि मैं ये नहीं लेना चाहता, तो सेलर उसको स्यू कर सकता है फॉर द प्राइस, और जो भी उसके डैमेजेस हुए, कि जो भी उसका खर्चा लगा और वो सब। एग्रीमेंट में अगर बायर से कोई गलती कर दे या फिर सेलर कर दे,
तो फिर तो कोई भी डैमेजेस के लिए वो ये बोल सकते हैं कि अब मैं ये गुड्स को एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा, या फिर कोई भी नॉन पेमेंट या किसी भी चीज़ को लेके। ब्रीच बाय कॉन्ट्रैक्ट, when the seller commits breach of contract, buyer may sue the seller. इसमें वही बात है, when seller commits breach और breaks the contract और एग्रीमेंट भी हम आगे देखेंगे कि सेम होता है कि अलग होता है। बाकी आप कमेंट में बताना कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट सेम होता है कि अलग होता है। तो बायर कैन ऑल्सो स्यू हिम, ये सेम ही बात है वैसे तो। इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर, कॉन्ट्रैक्ट में अगर सेलर इंसॉल्वेंट हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी परफॉर्म बाय ऑफिशियल असाइनी। और एग्रीमेंट के केस में अगर सेलर इंसॉल्वेंट हुआ तो बायर कैन क्लेम द डैमेजेस बट नॉट द परफॉर्मेंस ऑफ बाय सेलर। इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, सिमिलरली हमने जैसे उस ऊपर का देखा, इंसॉल्वेंसी अगर सेलर से हो रही थी तो क्या था, और अब बायर में होता है कि अगर वो इंसॉल्वेंट हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी परफॉर्म बाय ऑफिशियल असाइनी। इट इज़ द सेम फॉर बोथ बायर एंड सेलर। और insolvency of buyer in agreement to sell, buyer on becoming insolvent cannot be forced to perform by the seller who has paid in advance. Right in rem and personam, rem का मतलब होता है होल वर्ल्ड और पर्सोनम यानी जैसे पर्सनल। ये वैसे तो राइट इन रेम और राइट इन पर्सोनम इकट्ठा कुछ ही नहीं है, कई बार किसी किसी बुक्स में खुद भी कंफ्यूज दिया होता है। 5 मार्क्स के लिए अगर कोई पढ़ना चाहे ये बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ इसमें पॉइंट है। वैसे राइट इन रेम और पर्सोनम का कोई केस नहीं है पूरे लॉ सब्जेक्ट में। लाइक अगर किसी में एग्जाम्पल या उस केस में आप कह सकते हो, वरना पर्टिकुलरली 5 मार्क्स में या 5 में ही बात कर रही हूँ मैं, 15 तो फिर ज़्यादा दूर की बात है। 5 मार्क्स में कभी आपको ये क्वेश्चन नहीं दिखेगा। हाँ, डेफिनेशन मतलब डिफ्रेंसिएशन आ सकता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और एग्रीमेंट टू सेल का। तो बायर गेट्स द राइट इन रेम फ्रॉम सेलर, और एग्रीमेंट में बायर गेट्स द राइट इन पर्सोनम। राइट टू रीसेल में सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स जब ओनरशिप हो जाती है और ट्रांसफ़र करी जाती है बाय बायर। द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज़ नॉट ट्रांसफर्ड इन एन एग्रीमेंट टू सेल, therefore seller still can find another buyer, although he shall commit breach and shall be liable it for the buyer. अब कॉन्ट्रैक्ट अगर हो गया तो आपने ओनरशिप दे दी उस बंदे को, अब आपके पास ओनरशिप नहीं है, बट एग्रीमेंट में अभी सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है। अभी आप कोई और बायर ढूंढ सकते हो, बट अगर कल को वो बायर जो पहला था अगर कुछ भी इशू होता है तो वो उस पर ब्रीच कमिट कर सकता है और फिर उसको जो भी उसका होगा वो सब पे करना पड़ेगा फॉर इट्स डैमेजेस, या फिर जो भी उसका खर्चा होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले कहा था कि गुड्स की डेफिनेशन याद करना। गुड्स हमने देखे थे, गुड्स एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है, बट मूवेबल प्रॉपर्टी होता है और उसमें कोई मनी नहीं होता, और कोई भी फॉल्सली या फिर प्रोमिसरी नोट वो सब इंक्लूड नहीं होता। उस डेफिनेशन के साथ ही आप काइंड्स ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स कह लो या फिर गुड्स कह लो, सेम है। अगर 5 मार्क्स में गुड्स की डेफिनेशन आपको पूछते हैं तो आप उसके अंदर ये डाल सकते हो, बिल्कुल सही होगा आपका आंसर, और आपको 5 में से 5 भी मिलेंगे। तो हम देखते हैं काइंड्स ऑफ गुड्स क्या होता है। और जैसे कई बार क्या होता है ना, कोई क्वेश्चन आ जाता है और उसमें उसकी डेफिनेशन ना आपने इतनी बड़ी की नहीं होती कि आप जैसे जब हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर आपको 2 शीट्स भरनी होती है फॉर 5 मार्क्स। इस पर भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी जल्दी। तो कई बार क्या होता है ना, बच्चे सोचते हैं कि गुड्स की डेफिनेशन तो इतनी सी है और गुड्स का क्वेश्चन आ गया 5 मार्क्स में। तो आप क्या कर सकते हो, एक पेज पे देखो, एक पेज पे पहले आपने थोड़ी सी डेफिनेशन लिख दी। ज़रूरी नहीं ना कि आप उसको पूरा लाइक लिखो पूरा जैसे डिटेल में, आप उसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, तो आपका हाफ पेज तो उसमें फिल हो जाएगा। और नीचे आप चार्ट बना सकते हो, जैसे काइंड ऑफ गुड्स बना दिया, और नेक्स्ट पेज पे आप काइंड्स ऑफ गुड्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, तो वो भी गुड्स में ही आएगा। तो ये जो भी कॉलेजेस में एमएसटीज होते हैं उसमें ये 5 मार्क्स में आता है, और जो फाइनल्स होते हैं उसमें भी ये स्लाइटली इम्पॉर्टेंट है।
वही है ना, या तो इस चैप्टर में से गुड्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक डिफरेंशिएशन है, या फिर हमारे एसेंशियल्स, इन तीनों में से एक क्वेश्चन तो आता ही है। और सबसे बड़ी ट्रिक होती है कि ये भी मैं इंक्लूड करूँगी कि मान लो आपके जो भी लास्ट ईयर एग्ज़ाम था, अगर आप 2024 में जा रहे हो तो आप 2023 का देखो, अगर उसके अंदर ये चैप्टर 15 मार्क्स में नहीं आया तो आपके में वो ज़रूर आएगा, तो अच्छे से प्रिपेयर करना उसे। बाकी मैं आपको बता भी दूँगी जब मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो डालूँगी। तो काइंड्स ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स, जिससे पर्टिकुलरली when the buyer select the goods before performing the contract, such goods are known as specific goods, क्योंकि वो बायर सिर्फ उनको ही लेना चाहता है, वो स्पेसिफिक है। और असर्टेन होते हैं बॉन्ड बाय बायर, बायर फॉर्म्स द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द फर्स्ट एंड लेटर सिलेक्ट्स द गुड्स, such goods are termed as ascertain goods. Property in a certain good passes to the buyer when goods are selected, that is, after forming the contract. Unascertained, whole, or not segregated goods which are not identified at the time of making the contract, उन्हें हम अनअसर्टेन बोल देते हैं। इसमें रिस्क ऑफ सेलर ही बॉन्ड करता है। अब आप वैसे देखोगे तो डेफिनेशन आपको याद हो ना हो, सिंपल देख लो, अनअसर्टेन जो असर्टेन नहीं होते, ये भी अगर डेफिनेशन आप लिखोगे ये बिल्कुल करेक्ट है। अब हम देखते हैं हमारे फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स विच आर येट टू बी प्रोड्यूस्ड, क्रिएटेड, लाइक अंडर सेक्शन 2(6) द गुड्स टू बी एक्वायर, मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस, प्रोसेस्ड by the seller in future after making the contract of sale are called as future goods, जो इंक्लूड कर सकते हैं गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सेलर, या फिर गुड्स विच आर टू बिकम, या फिर प्रॉपर्टी ऑफ सेलर जैसे परचेज, गिफ्ट। सी देखते हैं हम, गुड्स एक्सपेक्टेड टू कम इनटू एग्जिस्टेंस लाइक मिल्क टू बी प्रोड्यूस ऑफ द काउ व्हेन दे आर, और द यंग टू बी बॉर्न हिज लाइवली स्टॉक, जो फार्मिंग में होते हैं। ये बाकी ज़्यादा फ्यूचर आप देख सकते हो, लाइक इसमें यही दिया है कि अगर कोई काउज लेगा, या वैसे भी हम देखें तो वो उसको आज नहीं बेनिफिट देगा, लाइक कभी भी दे सकता है। क्रॉप्स टू बी ग्रोन बाय द सेलर इन फ्यूचर, मतलब अगर फार्मिंग वाली बात ले रहे हैं हम, अगर फार्मर ने आज क्रॉप्स लगाए ना तो वो ज़रूरी नहीं कि उसको आज ही बेनिफिट दे या आज उसका गुड बन जाए, बट आने वाले टाइम में उसको देगा। या फिर कोई लैंड ले लो हम, लैंड में जहाँ पे मिनरल्स वगैरह, टिम्बर, फर्नीचर वाले, तो आप वो सब देख सकते हो इसमें। हमारे लास्ट होते हैं कंटिजेंट, those goods whose acquisition depends on happening of a future uncertain contingent event are known as contingent event, मतलब कि जो डिपेंड करते हैं ऑन हैपनिंग, कि अगर ये होगा तो वो होगा। मतलब अगर आज बारिश आई, मतलब जैसे फॉर अ फार्मर अगर बारिश आई तभी अच्छी फसल उगेगी, तभी हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, मतलब कुछ होने से आगे से रिलेटेड। अब ये जो मैं अब बोलने लगी ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, 2 मिनट लूँगी बस। इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ गुड्स, इसमें इतना कुछ करने वाला है नहीं। गुड्स में पेरिश जो बियर करेगा, या फिर सेलर विल बियर, इसको इतना देखने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले 3 क्वेश्चंस बता दिए, यहाँ तक गुड्स आएगा 5 मार्क्स में, और असेंशियल्स जनरली 15 मार्क्स में आएंगे, और जो हमने डेफिनेशन देखा वो 5 मार्क्स के लिए। तो इस चैप्टर से इतना ही। थैंक यू। लाइक